Alright, so today we'll be starting off with the paper 4 IGCSE May June 2020. Starting off with question 1. Give the name of the process that occurs when a gas turns into a liquid. That we all know is going to be condensation. Then what's the process that occurs when a solid turns into a gas without first forming a liquid? मतलब कि directly solid से gas जा रहा है. Then it is going to be what? Sublimation. Used to separate a mixture of liquids depending on different boiling points. That is going to be fractional distillation, जो हमने कल भी एक क्वेश्चन में डिस्कवर की थी, that how is crude oil separated into different fractions. Then how is aluminium extracted from aluminium oxide? That is going to be electrolysis. अब ये कैसे पता लगता है? अब ये एक नई चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं आज. रिएक्टिविटी सीरीज हम सबको पता है, ठीक है. प्लीज़ सेंड, मैं आज तक यही यूज़ करता हूँ. प्लीज़ सेंड कैमल्स, मंकीज, zebras in large heavy cages soon. ठीक है, मेक श्योर दे आर पेटलॉक्ड. अच्छा, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है. प्लीज सेंड कैमल्स, मंकीज एंड जीब्रास. जितने भी आपके पास आयरन से ऊपर ऊपर है, ठीक है, इन सबको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय इलेक्ट्रोलिसिस. मतलब कि एल्यूमिनियम भी कैसे एक्सट्रैक्ट होगा? थ्रू हाइड्रोलिसिस. फिर जो उससे नीचे आते हैं, ये वाले सारे कैसे होंगे? बाय हीटिंग, थर्मल प्रोसेसेस से. फिर एंड पे कुछ आते हैं जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, इनकी अलग ही कैटेगरी है. इनको तो एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ता, दे आर ऑलवेज फाउंड इन अ प्योर फॉर्म फ्रॉम द अर्थ. तो जिंक से ऊपर ऊपर वाले सारे इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से एक्सट्रैक्शन होगी. उससे नीचे अगर आप आयरन और बाकी एलिमेंट्स को देखो, उससे नीचे वो सारे कैसे एक्सट्रैक्ट होंगे? बाय हीटिंग देम, जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस में होती है ना एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. और जो एल्यूमिनियम हो गया, दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस. Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, बल्कि हमने उस दिन एक सवाल भी किया था. इट इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ amino acids, that is going to be chromatography. The symbols of the elements in period 2 of the periodic table are shown: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon. For each of the following, give the symbol of an element from period 2 which matches the description. Each element may be used once, more than once, or not at all. So, which element combines with hydrogen to produce ammonia? Ammonia क्या होता है? NH3. तो हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन कंबाइन करेगा तो आपके पास NH3 प्रोड्यूस होगा. इट मेक्स अप 21% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर. ऑक्सीजन आपके पास ड्राई एयर में 21% है, 78% नाइट्रोजन होती है. इट हैज एटम्स विथ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल, विच मीन्स दैट इट वुड बी एन एलिमेंट दैट इज इन ग्रुप नंबर 2. तो इनमें से बेरिलियम is in group number 2. That is why it has 2 electrons in its outermost shell. Has atoms with only 7 protons. अगर आप 7 protons वाला देखो तो वो आपके पास नाइट्रोजन आता है, विच इज 7, और उसका न्यूक्लियॉन नंबर इज 14. इट इज अ मोनोअटोमिक गैस. मोनोअटोमिक आपके पास ग्रुप 8 नोबल गैसेस होती हैं. बाकी तो डायटोमिक है, H2O2 N2Cl2. ग्रुप 8 नोबल गैसेस आर ऑलवेज मोनोअटोमिक. Ne2 नहीं होगा, Ne होगा, Ar होगा, आर्गॉन, क्रिप्टॉन Kr होगा, दैट्स ऑल. एंड इट इज अ सॉफ्ट मेटल स्टोर्ड इन ऑयल. हाँ, ये अब इंपॉर्टेंट सवाल है. ये सॉफ्ट मेटल्स कौन होते हैं? ग्रुप 1 के. पहला हिंट क्या मिला कि ग्रुप 1 वाला लिथियम क्यों? क्योंकि इट इज अ सॉफ्ट मेटल. दूसरा हिंट, ऑयल में स्टोर किया गया है. ऑयल में स्टोर होने से क्या हुआ? इट डज नॉट रिएक्ट विद एयर, क्योंकि अगर ये एयर के साथ रिएक्ट हो गया, बहुत वायलेंट रिएक्शन हो जाता है. तो द आंसर इज लिथियम. फ्लोरीन फॉर्म्स बोथ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स. यहाँ पे आई थिंक वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. ठीक है, तो मैग्नीशियम आपके पास ग्रुप 2 के अंदर है. इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. इट इज गोइंग टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. और फ्लोरीन जो है वो आपके पास ग्रुप 7 में आता है, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है. सो इट्स गोइंग टू बी -1. अब जो आपके पास मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल है, उसमें कितने रह गए हैं पहले हम ये डिस्कवर करेंगे, ठीक है. राइट नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाज व्हाट? 2 8 2. आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इट विल बिकम 2 8 ओनली. तो 2 तो ड्रॉ हुए हैं, वी आर गोइंग टू ड्रॉ 8 मोर. ठीक है, क्योंकि वो दो तो चले गए, वो शेल ही आपके पास अब खत्म हो गया है. फ्लोरीन की अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 7. इट इज व्हाट? 2 and 7. आफ्टर गेनिंग दैट 1 इलेक्ट्रॉन ये बन जाएगा 2 8. तो हम इसकी भी आउटर मोस्ट शेल जो है वो हम 8 शो कर देंगे. लेकिन जो 7 थे वो तो फ्लोरीन के अपने थे.
जो एक था वो मैग्नीशियम से आया था, राइट, लेकिन याद रखें मैग्नीशियम लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन को तो एक ही चाहिए, तो हमें 2 फ्लोरीन्स चाहिए हैं टू एब्जॉर्ब टू सॉरी गेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट फ्रॉम मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला कैसे हम बनाते हैं, Mg क्या है 2+, फ्लोरीन क्या है -1, क्रॉस कर दें चार्जेस को, क्या बनेगा MgF2। Magnesium fluoride does not conduct electricity when it is solid. What can be done to the solid magnesium fluoride to make it conduct electricity? अभी solid है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, why don't we heat the solid, हम क्या करेंगे, heat the solid and turn it into a liquid form, या आप आसान अल्फाज में बोल दो हम इसको मेल्ट कर देते हैं, ठीक है, जब आप मेल्ट कर दोगे वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और वी कैन कॉल इट व्हाट, मोल्टन। Molten form or liquid form is the same thing, and once it is in a molten liquid form, it will have what, free electrons, और जब free electrons आ जाएंगे it is going to then conduct electricity। clear, यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है। Carbonyl fluoride COF2 is a covalent compound. The structure of a molecule of COF2 is shown over here. Complete the dot and cross diagram. कार्बन आपके पास किस ग्रुप में आता है, पहले ग्रुप नंबर्स लिख लिया करें, बहुत आसान हो जाएगी जिंदगी। ऑक्सीजन है जी ग्रुप 6 में, फ्लोरीन है ग्रुप 7 में, कार्बन ग्रुप 4 में है, इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, और हमें नजर आ रहा है कि एक सिंगल बॉन्ड इधर बना हुआ है उसका फ्लोरीन के साथ, एक सिंगल बॉन्ड उसका इधर ही बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने यूटिलाइज कर लिए, पीछे 2 और रहते हैं और वो दोनों यहाँ पे डबल बॉन्ड के अंदर है, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं क्योंकि वो ग्रुप 6 में है, तो 2 तो इधर है, बाकी हम 2 यहाँ पे बना देंगे पेयर्स में, 6 हो गए। फ्लोरीन ग्रुप 7 में है, एक पेयर बना चुके हैं, मतलब कि द रेस्ट ऑफ द फ्लोरीन विल बी यहाँ पे, ठीक है, 2 3 4 5 6, दिस इज हाउ वी शो द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। मेल्टिंग पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, मैग्नीशियम फ्लोराइड का भी दिया हुआ है, कार्बोनल फ्लोराइड का भी दिया हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, मैग्नीशियम फ्लोराइड का, क्योंकि ये आयोनिक बॉन्डिंग है इसमें। हाउ डू आई नो दैट, मैग्नीशियम इज अ मेटल, फ्लोराइड इज अ नॉन मेटल, ठीक है। तो मैग्नीशियम फ्लोराइड के अंदर आयोनिक बॉन्डिंग है, पहले तो आप ये लिखो, और आयोनिक बॉन्डिंग है, लेकिन आयोनिक बॉन्डिंग की वजह से फिर भी अभी तक हमने ये में देखा कि हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, बिकॉज देर आर स्ट्रॉन्ग, कौन सी फोर्सेस, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ attraction. There are strong electrostatic force of attraction between what? Between the positive magnesium ions and the negative fluoride ions. इस strong electrostatic force को ionic bond कहते हैं। अच्छा जी, सॉरी देयर वाज अ स्लाइड डिले, वेयर आर वी। तो आयोनिक बॉन्डिंग जो है ना, एक्सप्लेन यूजिंग योर ओन नॉलेज, इसमें थी पहले तो आयोनिक बॉन्डिंग, और आयोनिक बॉन्डिंग की वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों, बिकॉज इट इज हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं है, फिर भी हम क्या करें, फिर भी क्यों है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बिकॉज a lot of temperature, a lot of heat is required to overcome these strong electro forces of attraction. Explain using your own knowledge of structure and bonding why carbonyl fluoride has a low melting point. पहली बात तो कार्बोनाइल फ्लोराइड मतलब कि कार्बन और फ्लोरीन दोनों नॉन मेटल्स हैं, दे हैव विच बॉन्डिंग,
दे हैव वीक कोवेलेंट बॉन्डिंग, राइट। अब वीक कोवेलेंट बॉन्डिंग की भी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम की, बिकॉज लेस हीट or less temperature or less energy will be required to overcome the bonds or to weaken the bonds तो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। सल्फ्यूरिक एसिड इज मेड फ्रॉम सल्फर इन अ 4 स्टेज प्रोसेस। किसी को यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कोई इशू था, मुझे मैसेज आया था। वॉज इट रयान अहमद? आप थे? और आगा हैदर? यस सर, वो सॉल्व हो गया था फिर। कैन यू स्पीक अगेन? मुझे आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा बताएं। सर आई हैड अ क्वेरी लेकिन इट गेट सॉल्व। आप ही थे ना वो? मैंने नंबर सेव करना जी। मुझे याद, हाँ, कॉन्टैक्ट प्रोसेस ओके। याद आ गया, मैंने रिप्लाई देना था, मैसेज का जहन से निकल गया। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड इज मेड फ्रॉम सल्फर इन अ 4 स्टेज प्रोसेस। पहले क्या होता है? सल्फर इज कन्वर्टेड टू सल्फर डाइऑक्साइड, कैसे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। देन सल्फर डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है ओलियम के अंदर, ठीक है, बाय रिएक्टिंग विद H2SO4। और फिर ओलियम को हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा। तो हाउ इज सल्फर कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड? सबसे आसान स्टेज का उसने आपसे रिएक्शन मांगा है, ठीक है। सल्फर, हाउ, अच्छा हाउ है तो हमने इसके कंबस्ट करना, मतलब कि हीट इन एयर। इसको क्या करें? हीट इन एयर। Describe how sulfur dioxide is converted into sulfur trioxide. Your answer should include an equation for the reaction temperature, name of catalyst। तो सल्फर डाइऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। बैलेंस कर लें। टेम्परेचर क्या यूज़ होता है, याद रखना है, 450 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर क्या यूज़ होता है, पूछा नहीं है वो उसने, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, 2 atm। और कैटलिस्ट क्या यूज़ होगा? वेनेडियम पेंटॉक्साइड, V2O5, ठीक है। व्हाट इज meant बाय द टर्म इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, यार अब टाइप कर लेते हैं बाकी सवाल भी। अच्छा, इक्विलिब्रियम इज व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। अब कभी आपके पास अगर सवाल है कि व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, भाई सेम चीज़ है, ठीक है। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, लेकिन 2 मार्क्स का है। कीपिंग इन माइंड कि जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल, ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और वो रिमेन कांस्टेंट रहे। बोथ ऑफ दीज कॉन्सेंट्रेशंस मस्ट रिमेन कांस्टेंट, चेंज ना हो, वरना फिर आपके पास इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड को हमने ओलियम के अंदर कन्वर्ट करना है बाय रिएक्टिंग इट विद व्हाट? H2O7 को, नहीं, सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट किया है ना, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वॉल्यूम। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टेड विद, उसको हम रिएक्ट करते हैं H2SO4 के साथ। अब स्टूडेंट यहाँ पूछते हैं सर, हम तो बना ही सल्फ्यूरिक एसिड रहे हैं, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ही ओलियम क्यों बनाया? क्योंकि ये था थोड़ा सा जो बच जाता है ना सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में, ये वो है। आपने भी बहुत बड़ी अमाउंट में बनाना है, तो उसके लिए आपको खुद दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड खुद भी यूज़ करना पड़ रहा है। बना भी सल्फ्यूरिक एसिड ही रहे हैं हम, लेकिन इसको भी हम वापस थोड़ा सा यूज़ करें कि अपने आप को बनाने में हमारी थोड़ी हेल्प कर दो। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 जब रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, तो ये बनाएगा ओलियम। और फिर इस ओलियम को H2S2O7 को हम रिएक्ट कर देंगे विद वाटर, और ये आपके पास फिर क्या बना देगा? H2SO4, 2H2, बस ठीक है, ओलियम ये हो गया। When copper is reacted with hot concentrated sulfuric acid, sulfur dioxide gas is formed। Balance the chemical equation। लेफ्ट पे एक कॉपर है, राइट पे एक कॉपर है, लेफ्ट पे 2 H है, राइट पे 2 H है, लेफ्ट पे एक S है, राइट पे एक S है, तो बैलेंस क्या करना है? अच्छा, लेफ्ट पे 4 ऑक्सीजन है, राइट पे 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 डाल देते हैं। अब लेफ्ट पे 8 हो गए। तो राइट पे मुझे फिर यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। अब 2 2 ज़ा 4, नाउ इट इज़ बैलेंस्ड।
Sulfur dioxide is a reducing agent. Give the color change that occurs when excess sulfur dioxide is bubbled into acidified potassium magnate. मैंने बिल्कुल पहली क्लास में बताया था कि पोटेशियम मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, आपने इनके कलर चेंज याद रखने हैं। K2Cr2O7 अगर आया एज एन आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने खुद ऑक्सीडाइज होना है, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या K2Cr2O7 होगा या फिर KMnO4 होगा जिसका इसने कलर चेंज करना है। अभी हमें KMnO4 का पूछा हुआ है जिसका कलर चेंज होता है फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। और K2Cr2O7 जो है वो होगा फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन अगर पूछा गया तो। व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया सॉल्ट इज प्रोड्यूस, तो रिएक्ट कर लेते हैं। H2SO4 इज रिएक्टेड विद NH3 के साथ अमोनिया, उसने ऊपर बताया हुआ, उसने प्रोडक्ट भी बता दिया है। इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, NH4 2। ये टू कहाँ से है, क्योंकि सल्फेट जो है वो -2 होता है ना, सल्फेट -2 होता है, NH4 तो +1 होता है। ओके, बैलेंस करनी है, राइट पे 2 N है, लेफ्ट पे 2 N डाल दें। हाँ बैलेंस्ड है। Barium sulfate is an insoluble salt. Barium sulfate can be made from aqueous ammonium sulfate using a precipitation reaction. Name a solution that can be added to aqueous ammonium sulfate to produce a precipitate. याद रखना है, this is a question from testing for anions. Salts वाले में मेरा lecture uploaded है ग्रुप के अंदर, पूरा ड्राइव फोल्डर दिया हुआ है, उसमें आप salts खोलें, वहाँ पे एक टेबल है testing for anions। याद रखें अगर आपने सल्फेट आयन को चेक करना है, वी ऐड एनी सॉल्ट ऑफ बेरियम रादर देन बेरियम सल्फेट, या बेरियम नाइट्रेट ऐड कर दें या हम बेरियम क्लोराइड ऐड कर देंगे, तभी आपके पास बेरियम सल्फेट का एक वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगा विच विल प्रूव द प्रेजेंस ऑफ अ सल्फेट आयन। तो इसका एक हम इक्वेशन भी लिख लेते हैं। आयोनिक इक्वेशन क्या होगी, बेसिकली जो बेरियम के 2+ आयन होते हैं दे रिएक्ट विद दी सल्फेट के SO4 2- आयंस, ठीक है। बेरियम नाइट्रेट में से हमें क्यों क्या चाहिए, बेसिकली बेरियम सल्फेट चाहिए ना, तो बेरियम नाइट्रेट में से बेरियम रिएक्ट करेगा, नाइट्रेट तो नहीं चाहिए मुझे। और वहाँ पे जो आपको सल्फेट कोई भी है, लेट्स से अमोनियम सल्फेट दिया हुआ है, अमोनियम सल्फेट में से हमें SO4 रिएक्ट करना है, ये मिलके फिर आपके पास क्या बनाते हैं, BaSO4, ठीक है। और याद रहे जितने भी आयंस होते हैं ना, दे आर ऑलवेज एक्वस, ठीक है। और ये बेरियम सल्फेट जो है ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, अगर आपको सॉल्युबिलिटी टेबल याद हो, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट BaSO4, CaSO4 एंड PbSO4। ये एक, दो, तीन, ये तीनों सल्फेट जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि होता है H2O2। मैग्नीज 4 ऑक्साइड इज द कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कैटलिस्ट। तो व्हाट इज अ कैटलिस्ट, दो चीजें हैं। अ कैटलिस्ट, अभी आपके लिए पॉइंट्स में लिख रहा हूँ सिर्फ, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड्स अप द रिएक्शन या इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, एक चीज है, ठीक है। इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड्स अप द रिएक्शन, लेकिन कैसे, इसका मैकेनिज्म है बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये पूरी चीज लिखोगे तो नंबर मिलेगा, क्योंकि स्पीड तो रिएक्शन की तेज वो भी करता है, टेम्परेचर भी करता है ना, कॉन्सेंट्रेशन भी करती है, पार्ट प्रेशर भी करता है, कैटलिस्ट भी करता है। लेकिन कैटलिस्ट कैसे करता है, इसके बारे में खास बात ये, क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी। बाकी तो अपने अपने मेथड से करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन जो है कोलिशंस बढ़ा देता है, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है, फिर कोलिशंस बढ़ते हैं। कैटलिस्ट कैसे बढ़ा रहे हैं, रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर गाड़ी को लंबा सेल्फ देना पड़ रहा था चाबी से, अब थोड़ा सा सेल्फ देना पड़ेगा तो चालू हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। A student measures the volume of oxygen produced at regular time intervals using the apparatus shown. Large lumps ऑफ मैग्नीशियम 4 ऑक्साइड वर यूज्ड। वो कह रहे हैं आपने बड़े बड़े ये लम्प्स यूज किए ऑफ मैग्नीशियम 4 ऑक्साइड, फिर आपने इसको डिकम्पोज किया एंड यू कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, ये आपको दिखा रहे हैं। तो व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ दिस रिएक्शन एज द टाइम इंक्रीजेस, तो हम देख रहे हैं दैट एज द टाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, पहले तो लिखो जी डिक्रीजेस, एक नंबर आपको मिल गया।
आपने इंटरप्रेट सही कर दिए। क्यों? बिकॉज एज द रिएक्शन हैपन्स, क्या क्या चीजें हो रही हैं? द रिएक्टेंट्स आर डिक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट्स यूज अप होते जा रहे हैं। जब रिएक्टेंट्स डिक्रीज कर रहे हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब उनके दरमियान जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी वो कम हो जाएंगी। ठीक है, और जब नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगी तो आपका जो है वो प्रोडक्ट जो है वो स्लोली फॉर्म होगा। दिस इज हाउ वी कैन जस्टिफाई दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीजिंग। प्लस ग्राफ इंटरप्रिटेशन, आपको कैसे पता लग रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करे? क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ वाज डिक्रीजिंग। ये मैं भूल गया, दूसरी लाइन आपने ये लिखनी है, ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, या आप बोल दो स्लोप। ठीक है। The experiment is repeated using the same mass of manganese 4 oxide. Powdered manganese 4 oxide is used instead of large lumps. All the other conditions stay the same. Sketch a graph on the axis to show how the volume of oxygen changes with time. In terms of particle, explain what happens to the rate of reaction when the temperature is increased. ये मैंने कल भी करवाया था। क्या क्या है sequence? When temperature is increased, the kinetic energy of the particles will increase, which will then also increase the speed or velocity of the particle, which will increase the velocity of the particles as well, which will then also increase the number of collisions, and that will increase the rate of reaction. The equation for the decomposition of hydrogen peroxide is shown. मोल्स का आ गया। ठीक है, आज भी मोल्स में करवा देता हूँ आहिस्ता आहिस्ता ना, फिर मैं आप लोगों से भी करवाऊंगा। ठीक है, एक और कर लेते हैं आज। The equation shows that 25 centimeter cube of aqueous hydrogen peroxide forms 48 centimeter cube of oxygen at room temperature and pressure. Calculate the concentration of aqueous hydrogen peroxide at the start of the experiment using the following steps. Calculate the moles of oxygen. सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया? Moles of oxygen. तो we can use the formula of volume of gas 48 centimeter cube of oxygen divided by 24 dm, नहीं, 48 cm था ना, तो डिवाइड बाय 24,000, नॉट 24। या तो आप इसको 0.048 डिवाइड बाय 24 कर दो, लेकिन अगर वॉल्यूम सीएम में है तो आप डिवाइड करोगे 24,000 सीएम से, तो दैट्स वेयर यू गोइंग टू गेट योर मोल्स। वो क्या आ जाएगी? 0.02, 0.002। रिड्यूस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट हैव डीकम्पोज्ड। अब रिएक्शन आपके पास देखो बैलेंस्ड है। ठीक है, सो कैन समवन टेल मी द रेशियो बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड? व्हाट इज द रेशियो? So 1:2. 1:2। अगर ऑक्सीजन के 0.002 मोल्स है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के क्या होंगे? मल्टीप्लाई बाय 2, डबल। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? 0.004 मोल्स। फिर वो कह रहे कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आ जाएगी, क्यों? हमें उसका वॉल्यूम गिवन है, हमें अब उसके मोल्स भी पता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स ओवर वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ से आपके पास फिर कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगी विच विल बी 0.16 मोल पर डीएम क्यूब। तो ये तो आपको पता है, बहुत आसान था मोल्स का। क्यों? उसने आपको सारे स्टेप्स खुद बता दिए। लेकिन आपको तैयारी ऐसी करवानी है हमने मोल्स की, कि तीनों स्टेप्स ना भी बताए हो आपको, आपको पता हो। और मैंने आप लोगों को बताया कि जिस चीज़ का डाटा दिया हुआ है, जैसे ऑक्सीजन का, पहले उसके मोल्स निकालो। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि जिसका आपने डाटा दिया हुआ था, आपने उसके मोल्स निकाले, फिर मोलर रेशियो से उस चीज़ के निकालो मोल जिसकी आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और फिर फाइनली कॉन्सेंट्रेशन निकालो। ये आसान सवाल क्यों? उसने सब बताया हुआ है, ये देखो, उसने बुलेट पॉइंट्स में आपको सारे स्टेप्स बता दिए थे। ठीक है। Oxygen can also be produced by the decomposition of potassium chloride KClO3. The only products of this decomposition are potassium chloride and oxygen. तो decomposition की equation हम यहाँ पे बना लेते हैं over here. It is going to be KClO3 that is turning into potassium chloride KCl, और ऑक्सीजन। तो बैलेंस कर लेते हैं। दो के ClO3, अच्छा यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 किया तो 2 3 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 2 के हो गए, तो यहाँ पे भी हमें 2 करना पड़ेगा। एंड नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। जस्ट अ सेकेंड।
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। काफी बाद आया है सवाल दोबारा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड। कॉन्सेंट्रेटेड भी है, एक्वस भी है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब सोडियम और क्लोराइड ज़्यादा होंगे, लेकिन एक्वस का मतलब कि इसमें H प्लस भी होगा और OH माइनस भी होगा। व्हाट इज meant बाय द टर्म इलेक्ट्रोलिसिस, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए है। इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बल्कि हम इसको मोल्टन आयोनिक कंपाउंड्स लिखेंगे। ब्रेक डाउन ऑफ मोल्टन आयोनिक कंपाउंड्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। किस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कैसे देंगे, क्या वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल इलेक्ट्रोलिसिस। नेम अ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ग्रेफाइट। और अगर वो पूछता नेम अ मेटल दैट कैन बी यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, तो कौन सा बोलेंगे, प्लैटिनम। ठीक है, अभी उसने पूछा सब्सटेंस, तो मैं प्लैटिनम ही बोल सकता हूँ, ग्रेफाइट ही बोल सकता हूँ। आयोनिक हाफ इक्वेशन लिखी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, उसने खुद बता दिया कि हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है। मुश्किल सवाल क्या होता है जब वो पूछता कि कैथोड के ऊपर सोडियम फॉर्म हो रहा है या हाइड्रोजन, उसने अभी हमें खुद बता दिया। हाइड्रोजन की तुम्हें पता है हाइड्रोजन प्लस आयंस की रिडक्शन होगी। ठीक है, लेकिन आपको एक डायटोमिक गैस प्रोड्यूस करनी है H2, तो आपको दो H प्लस आयंस चाहिए जो दोनों दो इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाएंगे। गिव द फॉर्मूला ऑफ द फोर आयंस दैट आर प्रेजेंट। कौन कौन से फोर आयंस थे, Na प्लस, Cl माइनस, H प्लस, OH माइनस। हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि आपके पास दोनों कैटायंस में से भाई साहब कौन सेलेक्ट हुए थे, हाइड्रोजन आयंस वर कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन कहाँ पे, कैथोड पे। अच्छा, फिर आपके पास क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में से कौन सिलेक्ट हुआ था, क्योंकि ये सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड था तो क्लोराइड ज़्यादा होते हैं, तो क्लोराइड सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, इसके साथ क्या हुआ था, इट वॉज कन्वर्टेड टू Cl2 वेयर, ऑन द एनोड। सवाल क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, जब हाइड्रोजन डिपॉजिट हो गया क्लोराइड भी डिपॉजिट हो गया, पीछे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या रह गया था, Na और OH माइनस जो सिलेक्ट नहीं हुए थे, वही आपस में रिएक्ट करके दे फॉर्म्ड व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इज इट क्लियर, रेज हैंड कर लें ताकि आई कैन नो दैट एज वेल। लेट मी सी, अगर एक सिमिलर क्वेश्चन है तो ये आप लोग सॉल्व कर सकते, दिस इज अबाउट सब्स्टिट्यूशन। और ये बॉन्ड एनर्जीज वाला, काइंडली लेट मी नो, कैन यू सॉल्व दिस बॉन्ड एनर्जीज क्वेश्चंस नाउ योरसेल्फ, दोनों बता दें। आई थिंक यू कैन, खुद ट्राई करें ये वाला। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से आप में से किसी एक ने कोई गलती की थी या नहीं समझ आई थी। ठीक है, आई वुड लाइक कि आप लोग इसको खुद एक दफ़ा ट्राई करें इस बॉन्ड एनर्जी वाले सवाल को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगी बल्कि ये। ठीक है, ओके, आई शेयर द पेपर इन द ग्रुप, द रिटन वन। ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6 बिकॉज इट इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस 3 पेपर, जिसके अंदर आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके बाद आपके पास आ रहा है कैलकुलेटिंग द इंथैल्पी चेंज। कैसे, इंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला याद रखें, बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड मेकिंग। ठीक है, एंड देन कैलकुलेट द एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। जो आपके पास ब्रेकिंग बॉन्ड्स का आंसर है, मेकिंग बॉन्ड्स का, उनको माइनस करोगे तो आपके पास टोटल एंथैल्पी चेंज आ जाएगा। आगे भी वही सब्स्टिट्यूशन वाले सवाल हैं। पॉलीमराइजेशन हाँ मैं खुद करवाऊंगा। तो यू गाइस कैन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। मैं ग्रुप पे पेपर भी अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर दें, एंड देन यू गाइस आर free to go as well. We have like 20-25 minutes of class still remaining. ठीक है, let me share the paper as well and then we can start.